हेलो गाइस, जैसे कि हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट टॉपिक स्टार्ट किया है बायो की लेक्चर सीरीज में। उसमें हमने पहले पार्ट में कंप्लीट किया था ग्लाइकोलाइसिस। देन सेकंड पार्ट में हमने लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल स्टार्ट की थी, उसमें वो कंप्लीट की। फिर उसके बाद हमने तीसरा पार्ट कंप्लीट किया जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखी थी। उसमें हमने कॉम्प्लेक्सेस देखे, 5 कॉम्प्लेक्स थे हमारे पास। पहला कॉम्प्लेक्स था NADH डिहाइड्रोजनेज, दूसरा था सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, तीसरा था साइटोक्रोम सी रिडक्टेज, उसके बाद साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, और लास्ट का हमारा कॉम्प्लेक्स था एटीपी सिंथेज, जो कि 5वां कॉम्प्लेक्स था, जहां पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, मतलब जहां पे एटीपी बनती है। उस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया, बट उसमें हमारा बाकी था सिग्निफिकेंस। क्या बाकी था हमारा? सिग्निफिकेंस। अभी ईटीएस का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का सिग्निफिकेंस क्या है? ईटीसी का सिग्निफिकेंस क्या है? तो पहले तो हम क्या बोलते हैं कि इट जनरेट्स। अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम क्या बोल सकते हैं? टर्मिनल ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं। इट जनरेट मेजर अमाउंट ऑफ, देखो अभी, इट जनरेट मेजर अमाउंट ऑफ एनर्जी। मेजर अमाउंट ऑफ एनर्जी, मेजर अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब क्या जनरेट करती है? एटीपी जनरेशन हो रहा है। मेजर अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अभी देखो, कुल मिला के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से कितने एटीपी बनते हैं? तो इससे एटीपी बनते हैं 34 एटीपी। कितने बनते हैं? ये कैसे बनते हैं हम देखेंगे इसको, ठीक है। अभी वही देखने का हमें, जनरेशन ऑफ एटीपी। और हमें 34 एटीपी मिल रहे हैं आउट ऑफ 38 एटीपी दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का सिग्निफिकेंस क्या है कि 34 एटीपी मतलब 34 एटीपी जनरेट हो रही है आउट ऑफ 38 एटीपी, ठीक है। ये हुआ पहला सिग्निफिकेंस। फिर दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है? जो कि ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन, उसके वक्त जो भी हमारे पास कोएंजाइम थे जिसका रिडक्शन हुआ था, मतलब रेड्यूस्ड कोएंजाइम, जो कि NADH2 और NADH2 एंड FADH2, जो भी हमारे पास NADH2 और FADH2 बने थे क्रेब्स ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल, वो NADH2 का यहां पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होके मतलब क्या बनेगा? NAD प्लस एंड FAD प्लस, मतलब जो भी रेड्यूस्ड कोएंजाइम्स है वो क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये हुआ सेकंड सिग्निफिकेंस। और थर्ड, इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या है? ये जनरेट करता है वाटर मॉलिक्यूल। क्या है? इट प्रोड्यूसेस, हमने देखा था मेटाबॉलिक वाटर बनता है इसमें। इट प्रोड्यूसेस वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये हुआ इसका सिग्निफिकेंस। तो हमने ये सिग्निफिकेंस कंप्लीट किया था। अब क्या देखेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो अभी देखने का हमें एटीपी जनरेशन बाय एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बनता है, चाहे आपकी नीट हो, चाहे आपकी महाराष्ट्र की सीईटी हो, इसमें जरूर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसे अच्छे से हम पढ़ेंगे और इसे हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्लीन करते हैं बोर्ड को, देखिए अभी तो हमारे पास अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमें टोटल 38 एटीपी में से 34 एटीपी बन रहे, बट ये 34 एटीपी बन कैसे रहे? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए अब हम क्या देखेंगे कि एटीपी का प्रोडक्शन, एरोबिक ऑक्सीडेशन। ग्लूकोज का कितना मॉलिक्यूल है हमारे पास? एक मॉलिक्यूल है। बेटा ये नहीं भूलने का, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ग्लूकोज का हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो अभी देखिए हमारे पास हम क्या बोलेंगे, हमने एरोबिक रेस्पिरेशन 3 स्टेप में कंप्लीट किया, ठीक है। पहला था हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा था हमारे पास लिंक रिएक्शन, और तीसरा कौन सा था? TCA
साइकिल, ठीक है। उसमें जो NADH2 और FADH2 बने थे वो किसमें एंटर करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और उससे क्या बनेंगी, एटीपी बनेंगी। तो हमें उससे कितने एटीपी बनते हैं, 34 एटीपी, ठीक है। तो शुरुआत में, अब पहले एक चीज हमने देखी थी शुरुआत में, स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में, जिसने देखा नहीं वो जाके देख सकते हो, ठीक है। तो वहां पे हमने देखा था कि फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन किसे बोलते हैं। फॉस्फोराइलेशन हमने देखा था कि एटीपी का प्रोडक्शन आपको बताया था मैंने 3 तरह से होता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन का हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है, वो देखेंगे हम फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो दूसरा था हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और तीसरा था हमारे पास जो कि क्या बोलते हैं उसको हम, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एक था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जिसे हम SLP बोलते हैं, क्या बोलते हैं, SLP। और दूसरा था हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमें देखने का है कि SLP कहां पे होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास 3 स्टेप हमने कंप्लीट किए थे, फेजेस कौन से थे। हमने पहला कंप्लीट किया था ग्लाइकोलाइसिस, देखो अभी ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा कंप्लीट किया था हमने लिंक रिएक्शन, क्या कंप्लीट किया था, लिंक रिएक्शन, ठीक है, लिंक रिएक्शन। और तीसरा कंप्लीट किया था हमने TCA साइकिल, और क्या बोलते हैं उसको हम, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है, TCA साइकिल। अभी ग्लाइकोलाइसिस में, अभी ये ठीक है लिखा है तो रहने दो, नहीं तो इसको इरेज करते, 1 मिनट। पहले हम ग्लाइकोलाइसिस देखेंगे। देखिए ग्लाइकोलाइसिस में हमने देखा था कि NADH2 कितने बनते हैं, 2 NADH2, कितने बनते हैं, 2 NADH2। बच्चा ये ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2 NADH2 ग्लाइकोलाइसिस में, ठीक है। बाबू समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, ठीक है। कहां पे बनता है NADH2, कहां पे बनता है NADH2, कहां पे बनता है, 3PgAl का कन्वर्जन जब 1,3 डाइपीजे में होता है तब यहां पे क्या बनता है, NADH2, 2 NADH2 बनते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 4 ATP बनती है, हमने देखा था। अब ये 4 ATP जो बन रही है, ये किससे बन रही है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किससे बन रही है, ये बन रही है SLP से, किससे, SLP से। इसे बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जहां पे एक सबस्ट्रेट फॉस्फेट ग्रुप दे रहा है और ATP बन रही है, ठीक है। ये हुआ दूसरा हमारा। और तीसरा था हमारे पास क्या है, ये देखो, पहला हमारे ग्लाइकोलाइसिस में NADH2 बना, और ATP, हाँ ATP कहां बनी, 4 ATP जो बनी है, 4 में 2 ATP कहां बनी और दूसरी 2 कहां बनी। पहली 2 कहां पे बनती है, 1,3 डाइपीजे का कन्वर्जन जब 3PG में होता है तो वहां पे 2 ATP बनती है, और फिर पेपर टू पायरेवेट वहां पे 2 ATP, मतलब कुल मिला के 4 ATP, ठीक है। और फिर दूसरा जो हमारे पास क्या था, लिंक रिएक्शन, क्या था, लिंक रिएक्शन। अभी देखो लिंक रिएक्शन में हमने क्या देखा था, ATP बनती है कि यहां पे डायरेक्टली नहीं बनती, यहां पे हमने देखा था ऑक्सीडेटिव, क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब ऑक्सीडेशन होता है, और यहां पे NADH2 बनता है, ठीक है। तो कितने NADH2 बनते हैं यहां पे, 2 NADH2। अरे यार सर ये आप क्या बोल रहे हो, 2 कैसे बनेंगे, 2 कैसे बनेंगे, 2 बनेंगे, देखेंगे कैसे बनते हैं, यहां पे देखते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास तीसरा क्या है, लिंक रिएक्शन के बाद TCA साइकिल। अभी TCA साइकिल में हमारे पास कितने NADH2 बन रहे हैं, TCA साइकिल में हमारे पास देखो, पहले देखेंगे हम NADH2, फिर देखेंगे FADH2। 2 बन रहे क्या, नहीं ना, 2 कैसे बनेंगे, हमने देखा था कितने NADH2 बनते हैं, 3, कितने बनते हैं, 3 NADH2। कब 3 बनते हैं, एक साइकिल जब कंप्लीट होती है तब 3 NADH2 बनते हैं। फिर 2 सॉरी कितने FADH2 बनते हैं, एक साइकिल में एक FADH2, कितना बनेगा, एक FADH2, यहां पे 1 लिखता हूं समझने के लिए, ठीक है। और TCA साइकिल में डायरेक्टली ATP बनता है क्या, बनता है डायरेक्टली ATP, बनता है, कहां पे बनता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम, सक्सिनाइल कोए टू सक्सिनिक एसिड और सक्सिनेट, वहां पे क्या बनता है, ATP नहीं GTP बनता है, बट GTP का कन्वर्जन किसमें होता है, ATP में, ठीक है। तो देखो अभी यहां पे GTP बन रहा है, एक साइकिल में एक GTP बन रहा है, कितना, एक GTP। तो बट हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी थी
जो कि एक ग्लूकोज के लिए साइकिल कितनी बार होती है? 2 बार। कितनी बार होती है? 2 बार। तो हम इसको क्या करेंगे? इसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। क्यों? क्योंकि साइकिल कितनी बार हो रही है? 2 बार। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। देखो अभी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास NaDH2 कितने होंगे? 6 NaDH2। कितने होंगे? 6 NaDH2। ठीक है, ये बीच में क्यों आई लाइन? ठीक है, 6 NaDH2। फिर FADH2 कितने होंगे? 2 FADH2। ठीक है, और उसके बाद में GTP कितने होंगे हमारे पास? 2 GTP। 2 GTP। बट GTP कैसे है बाबू? कैसे है? ओए कैसे है GTP? GTP का कन्वर्जन किसमें होता है? ATP में। किसमें? ATP में। ठीक है, तो यहां तक समझ आया होगा आपको। तो अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखेंगे हम इसमें कि हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में कितने NaDH2 बने? 2। लिंक रिएक्शन में कितने बने? 2। फिर TCA साइकिल में कितने बने? 6। और FADH2 कितने बने? 2। अभी हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देखा था, जो कि एनसीईआरटी बोलती है, जब एक NaDH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करता है तब वो 10 प्रोटॉन पंप करता है, उससे 2.5 ATP बनती है। बट एक्चुअली में कितने ATP बनती है? 2.5। बट कितने रहती है? 3 ATP हमें दिया हुआ है। कितने? 3 ATP। तो हमें पता है कि एक NaDH2 जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करेगा तो अप्रोक्सीमेटली कितने? 3 ATP बनेगी। ये हमें एनसीईआरटी बोलती है। ठीक है, और एक FADH2 एंटर करेगा तो कितनी बनेगी? कितनी बनेगी? 2 ATP। तो अभी देखो कैलकुलेशन करते हैं। देखिए यहां पे हमारे पास टोटल NaDH2 कितने बने? टोटल NaDH2 कितने बने? देखो ये दो 4 और ये 6, कितने हो गए? 6 NaDH2। बेटा इधर देखो कितने NaDH2 बने? सॉरी कितने हो गए? ये 6 और ये भूल गया मैं, ये 4, कितने हो गए? 10 NaDH2 टोटल। ठीक है, और FADH2 कितने बने हैं टोटल? 2 ही हैं, जो कि TCA साइकिल में बनते हैं, 2 FADH2। तो अब क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाइड बाय, देखो अभी एक NaDH2 से कितनी ATP बन रही? 3। तो इसको हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसको क्या करेंगे? नहीं तो एक काम करते, इसको देखो अभी 10 है, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 है हमारे पास, तो किससे? 2 से 2। अभी टोटल कितनी हो गई? ये 30 और ये कितनी हो गई? 4। मतलब हम क्या बोल सकते हैं? टोटल 34 ATP बन रही है। किससे बन रही है? ये जो रेड्यूस हुए कोएंजाइम से NaDH2 और FADH2 से कितने बन रही है? 34। आपको कैलकुलेशन समझ आया? ठीक है, तो यहां तक हमने देखा 38 ATP और 34 ATP बन रही है। किससे बन रही है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंटर होके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से। इसे क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो 34 ATP बन गई यहां पे। और अभी देखो हमारे पास टोटल किससे बन रही? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होके 34 ATP। अब यहां तक कहानी नहीं हमारी खत्म होती। और दूसरी क्या है हमारी? अभी देखो यहां पे हमारे पास हमने देखा था कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से क्या बन रहा है? यहां पे 4 ATP बन रही है। कितनी? 4। किसमें? ग्लाइकोलाइसिस में। और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, यहां पे जो TCA साइकिल है, यहां पे 2 ATP का क्या हुआ है? 2 ATP बनी है, मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और कितनी बन रही है यहां पे? 2 ATP। मतलब ये कितनी हो गई हमारी? ऑक्सीडेटिव। ये क्या है हमारा? ऑक्सीडेटिव। ये देखो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से कितनी बनी? 34 ATP। और SLP से कितनी बन रही है हमारे पास? SLP से कितनी बन रही है? ये 4 ग्लाइकोलाइसिस की और TCA साइकिल की 2। ठीक है, तो कितनी बन रही है? 6 ATP। तो टोटल कितनी बन गई बाबू? कितनी बन गई टोटल? बेटा ध्यान से देखो, ये 40 ATP बन गई। बट हमने देखा था कि जब ग्लूकोज का कन्वर्जन पहले स्टेप में ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का कन्वर्जन जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में होता है तब वहां पे एक ATP यूज होता है। और दूसरी स्टेप जब
फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में होता है, तब वहां पे 2 एटीपी पूरे एटीपी यूज हो रहे हैं, मतलब ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी यूज हो रहे। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये दो एटीपी माइनस कर दो, कितनी आ गई 38 एटीपी। बाबू कितनी मिल गई ग्लाइकोलाइसिस, सॉरी टोटल एटीपी कितनी मिल गई हमें 38 एटीपी। कैसे बन गई 38 एटीपी? एक ग्लूकोज से, किससे? एक ग्लूकोज से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मुझे लगता है आपको क्लियरली बहुत सिंपल वे से समझाया है, ठीक है, समझ आया होगा यहां तक। और अभी देखो ये जो भी एटीपी बनी है, कितनी बनी है हमारे पास 38 एटीपी एक ग्लूकोज से, किससे? एक ग्लूकोज से बन गई है, ठीक है। तो अभी यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो अभी यहां पे और एक चीज समझ लेंगे हम। एक चीज क्या है हमारे पास, दूसरी चीज क्या है कि ये जो एटीपी बन गए हैं, ये जो एटीपी बन गए, इसमें आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं? देखो अभी ग्लाइकोलाइसिस है हमारा, ग्लाइकोलाइसिस में क्या है, पूछेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस में एसएलपी से कितनी एटीपी बन रही है, कितनी बन रही है 4, बट वहां पे 2 यूज भी हो रही है, ठीक है। तो नेट गेन पूछा तो कितनी आ जाएगी 2। क्वेश्चन आ जाए कि ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से कितनी एटीपी बन रही, 2 NADH2 मतलब 6 एटीपी, ठीक है। आपको पूछा जाएगा कि क्रेब्स साइकिल के एक साइकिल में कितनी एटीपी बन रही है, कितनी एटीपी मतलब टोटल, तो कितनी बनेगी? देखो अभी हमारे पास 3 NADH2, 3 की 9 एटीपी बनेगी, एक एपीडीएच2 की 2 11, और ये जीटीपी से बना हुआ 12 एटीपी बनेगी, ठीक है। टोटल किसमें? एक साइकिल में। 2 साइकिल में कितनी बनेगी 24, कितनी 24। तो ये सब क्वेश्चंस मुझे लगता है आपको समझ आने चाहिए एसएलपी और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के द्वारा, ठीक है। तो आपको मुझे लगता है यहां तक समझ आया होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी एक बढ़िया सी एक समरी देखेंगे, किसकी? एरोबिक रेस्पिरेशन की, ठीक है। तो 38 एटीपी ग्लूकोज से कैसे बनते हैं मुझे लगता है समझ आया होगा। और आपको मतलब जिसको ये समझ नहीं आ रहा, पहले से हमारी लेक्चर सीरीज देखो, पार्ट 1 देखो, पार्ट 2 देखो, पार्ट 3 देखो, ठीक है, और आपको जरूर समझ आएगा, ठीक है। देखो अभी हम एक चीज देखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है हमारा, एरोबिक रेस्पिरेशन में इसकी समरी देखेंगे हम। ये समरी ये कैसे हुआ, तो आपको पहले एक बताया था मैंने कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से 34 एटीपी बन रही है। समझ आया कैसी बन रही है, ठीक है, वो भी क्लियर होगा, ठीक है। अभी यहां पे कि समरी देखेंगे हम, समरी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब समरी क्या है इसमें, कुछ नहीं, ठीक है, सिंपल है। देखो अभी समरी मतलब समझ लेंगे कि कैसे कंप्लीट किया ये। ग्लूकोज जो था हमारा, ग्लूकोज का क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, क्या हुआ, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस हुआ। और ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलाइसिस हुआ तब क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस से हम बोलते हैं कि पायरुविक एसिड बना। ग्लूकोज कितना था 6 कार्बन कंपाउंड था बेचारा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, पायरुविक एसिड जो बना, देखो पायरुविक एसिड स्टेप वाइज एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल हेक्सो शुगर इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है। ये ग्लाइकोलाइसिस हुआ, तो इससे ये कितना है 3 कार्बन कंपाउंड, बट ये 3 कार्बन कंपाउंड बन रहा है, बट इसके मॉलिक्यूल कितने थे हमारे पास? ये मार्कर ना बहुत परेशान कर दे, इनका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखो अभी ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इससे 2 मॉलिक्यूल बन रहे पायरुविक एसिड के। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, ठीक है। और फिर इससे क्या बन रहा है हमारे पास, अभी देखो ये ग्लाइकोलाइसिस हुआ, फिर इसके बाद में लिंक रिएक्शन होकर क्या बनता है, एसिटिल कोए। क्या बनता है, एसिटिल कोए। अब ये एसिटिल कोए जो है क्या होता है, एसिटिल कोए बनता है। बट एक काम करते हैं, इसको हम डायरेक्टली ऐसे नहीं देखेंगे, एक समझ लेते हैं इसमें चीज। अभी ये जब पायरुविक एसिड बन रहा है तो सेल के साइटोप्लाज्म में बन रहा है, कहां बन रहा है, साइटोप्लाज्म में। तो हमारे पास हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया है मेन सेल ऑर्गेनेल एरोबिक के लिए, ठीक है। तो हमारा ये सपोज कंसीडर करो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया का ठीक है रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, नहीं तो आप बोलोगे सर ये कैसा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो ये देखो ये इसका हमने देखा था कि ये आउटर मेम्ब्रेन है, क्या है,
आउटर मेम्ब्रेन, और ये था इनर मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच में का क्या था, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन नीट को भी आया है कि आपका ग्लाइकोलाइसिस कहां पे होता है, साइटोप्लाज्म में। ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है, पायरुविक एसिड बना साइटोप्लाज्म में, पायरुविक एसिड जो साइटोप्लाज्म में बना है ये कहा जाएगा, कहा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये जो पायरुविक, शॉर्ट में लिखेंगे हम इसको, ठीक है, पायरुविक एसिड है, यहां इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन मतलब लिंक रिएक्शन, और इससे क्या बनेगा, एसिटिल कोए। बच्चे ध्यान से देखना क्या बता रहा हूं। और ये जो एसिटिल कोए है, ये एसिटिल कोए का किस में एंटर करेगा, ये इंटर करेगा टीसीए साइकिल में। किस में एंटर करेगा, टीसीए साइकिल में। ठीक है, और टीसीए साइकिल में एंटर करने के बाद इससे क्या बनेंगे बाबू, क्या बनेंगे इससे, NADH2। क्या बनेंगे इससे, NADH2, NADH2। ठीक है, NADH2 और FADH2, और NADH2 FADH2 कहां पे बन रहा है, इधर भी बन रहा है NADH2। ठीक है, और यहां पे बन रहा है, यहां पे भी NADH2 जो बन रहा है ये भी आ जाएगा, और पूरे NADH2 यहां पे आ जाएंगे। ठीक है, और यहां पे आपको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां होती है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखो यहां पे ये क्या है, हमारे कॉम्प्लेक्सेस है, कॉम्प्लेक्सेस का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं। कॉम्प्लेक्सेस देखे थे हमने, 4 कॉम्प्लेक्सेस का रोल है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, और 5वां जो है एटीपी का सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारे पास 1 2 मतलब ये कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये कॉम्प्लेक्सेस से क्या हो जाएगा, और हमें पता है लास्ट में जो लास्ट का रहता है ये एटीपी बनाता है यहाँ पे। ठीक है, इस इंटर मेम्ब्रेन में क्या रहते हैं, प्रोटॉन्स रहते हैं हमारे इंटर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन के बीच में, ये भी हमने देखा था। तो अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी NADH2 इधर आया, मैट्रिक्स में आया, मैट्रिक्स में बना, वो क्या करेगा, जो भी मैट्रिक्स में है NADH2 वो क्या करेगा, यहां पे हम क्या बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन जब होगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये सपोज ये FADH2 और ये NADH2 है, ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। तो ऑक्सीडाइज होने के बाद इससे क्या बनेगा, NAD+, और दूसरा क्या बनेगा, FAD+। और ये NAD+ और FAD+ क्या कर रहे हैं, ये फिर से रिसाइकल्ड हो रहे, क्या हो रहे, रिसाइकल्ड हो रहे, और फिर हमारे टीसीए साइकिल को लगेंगे NADH2 FADH2, और फिर ये NAD किसको लगेगा, यहां पे भी लगेगा रिसाइकल होके यहां पे। ठीक है, पायरुविक एसिड का कन्वर्जन एसिटिल कोए में, वहां पे एक्सेप्टर, हाइड्रोजन एक्सेप्टर, फिर कहां पे लगेगा ये NAD फिर हमें यहां पे भी लगने वाला है जब ग्लाइकोलाइसिस में, क्योंकि हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने वाला कौन रहेगा, NAD। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि NAD हमें यहां पर भी लगने वाला है, रिसाइकल होके बनेगा। यही तो इंपॉर्टेंस था किसका, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। 3 इंपॉर्टेंस बताए, 34 ATP बन रहे हैं। दूसरा क्या बताया कि NAD रिसाइकल हो रहा है, और हमने देखा था लास्ट में जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और उससे क्या बनता था, वो इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस क्या बन रहा है, उससे हाफ O2 ले रहा है ऑक्सीजन, सॉरी इलेक्ट्रॉन, और क्या बन रहा है हमारा मेटाबॉलिक वाटर, क्या बन रहा है, मेटाबॉलिक वाटर। तो ये हमारी समरी थी, पूरा हमने समझ लिया, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस बन के वो होके पायरुविक एसिड बनता है, और ये 2 मॉलिक्यूल मैंने आपको पूछा था कि सर ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया क्रेब्स साइकिल को, तो देखो ये 2 मॉलिक्यूल थे पायरुविक एसिड के, फिर हमारा एसिटिल कोए के 2 मॉलिक्यूल रहेंगे, 1 मॉलिक्यूल के लिए 1 बार साइकिल हो जाएगी, 2 मॉलिक्यूल के लिए 2 बार साइकिल हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको मतलब किसी कंसेप्ट में कोई दिक्कत हो तो आप सजेस्ट करो, कमेंट में लिख दो कि सर ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।